गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो डेफिनेशन है आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी एरिया में से कोई भी एरिया है, उस एरिया के परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाउ मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द एरिया। तो किसी भी एरिया में से कोई भी एरिया है, उसके परपेंडिकुलर या उसके नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उस काउंट को क्या बोलते हैं, उस काउंट को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए काउंट, इट इज ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which are passing through an area which is kept normal to the electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस रीजन में एक एरिया वहाँ रखना है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में क्या रखना है, एक एरिया को रखना है। उस एरिया को कैसे रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली रखना है, उसको परपेंडिकुलर रखना है उसको। तो उस एरिया में से कितनी लाइन उसमें से पास होंगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसमें से पास होंगी, उस काउंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई से। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो फर्स्ट केस में क्या है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E1 है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या ले रखी है मैंने, E2 ले रखी है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, लाइंस की जो डेंसिटी है, इनकी जो क्लोजनेस है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है लाइंस की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा ली मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैंने कम ली है। अब दोनों रीजन में, इस रीजन में भी मैंने इक्वल एरिया को रखा है। तो ये जो एरिया है ये भी A है और ये एरिया भी A है। इस एरिया को कैसे रखा मैंने, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हियर ऑल्सो द एरिया इज केप्ट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से दोनों जगह मैंने इक्वल एरिया को रखा हुआ है सॉरी। तो अगर एक एरिया इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम है या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, तो एरिया सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में ही डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस हैं जो इसमें से पास हो रही हैं, दिस नंबर ऑफ लाइंस आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू दिस इन दिस रीजन। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम थी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम थी इस एरिया में से। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा है इक्वल एरिया में से। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सेकंड केस, इस केस में हमने क्या इक्वल लिया है, हमने एक ही रीजन के अंदर, एक ही रीजन है, इस रीजन के अंदर अनइक्वल एरियाज़ को लिया और उसको सेम रीजन के अंदर रखा। ठीक है, तो सेम रीजन में इक्वल एरिया को रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस एरिया में से, दिस इज एरिया A1 एंड दिस इज स्मॉलर एरिया विच इज A2। इस एरिया में से नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा है, इस एरिया में से नंबर ऑफ लाइंस कम है। तो नंबर ऑफ लाइंस, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑल्सो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑल्सो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो हम स्टडी कर रहे हैं। पहला फैक्टर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, एंड
थर्ड फैक्टर इज द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। हमने अब क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ही एरिया है, एरिया इक्वल है, बस हमने क्या चेंज कर दिया, हमने दोनों केस में क्या चेंज कर दिया, हमने एरिया की ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया। यहाँ पे जो एरिया है, इस एरिया को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। यहाँ पे जो एरिया की जो प्लेन है, एरिया की जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पे एरिया की जो प्लेन है, द प्लेन ऑफ एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। तो यहाँ पे दोनों में ओरिएंटेशन अलग अलग है। अब आप इसको इजीली एस्टिमेट कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस एरिया में से मैक्सिमम फ्लक्स पास होंगी, इसमें से तो मैक्सिमम लाइंस पास होंगी और इसमें से 0 लाइंस पास होंगी। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि ये उसके पैरेलल रखा हुआ है। तो कितनी लाइनें पास होंगी किसी एरिया में से, किसी एरिया में से कितनी लाइनें पास होंगी, किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगी, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया कितना आपने लिया उस पर डिपेंड करता है। और जो थर्ड फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको और आगे स्टडी करता हूँ तो जो एरिया है, एरिया, तो क्वेश्चन ये है, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर, एरिया इज स्केलर और वेक्टर। तो क्वेश्चन ये है कि जो एरिया है वो स्केलर क्वांटिटी है या वो वेक्टर क्वांटिटी है। भाई अगर मैं किसी प्लेन एरिया की बात करता हूँ, प्लेन एरिया, ये कोई भी एक प्लेन एरिया है, जैसे ये वाइट बोर्ड की प्लेन हो गई है ना, जैसे वाइट बोर्ड की प्लेन होगी, दिस इज प्लेन। अगर मैं इस वॉल की बात करूँ, दिस वॉल इज ऑल्सो प्लेन। अगर कोई प्लेन एरिया है तो चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसको वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं। अगर एरिया प्लेन है तो चाहे एरिया आपका छोटा हो चाहे एरिया आपका बड़ा हो, उसको हम क्या मान सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं। लेकिन अगर एरिया आपका प्लेन नहीं है, अगर एरिया आपका कैसा जिग जैग एरिया है, एरिया आपका कैसा है, जिग जैग है, प्लेन एरिया नहीं है, तो उस एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ऐसा एरिया, ऐसे एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं जिसकी अपनी एक यूनिक डायरेक्शन हो, जिसमें मैं क्या ले सकता हूँ, यूनिक डायरेक्शन ले सकता हूँ। द एरिया विच हैज़ ए पॉसिबल यूनिक डायरेक्शन, द एरिया विच हैज़ ए पॉसिबल यूनिक डायरेक्शन, वी कैन ट्रीट दैट एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, भाई अगर कोई भी जिग जैग एरिया है, जैसे कोई भी एक उबड़ खाबड़ ऐसा जिग जैग एरिया है, तो यहाँ पे कोई भी एक यूनिक डायरेक्शन नहीं बनती। किधर लेंगे डायरेक्शन, कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं बनती। अगर प्लेन एरिया है तो एरिया जो प्लेन एरिया है इसके परपेंडिकुलर ले लूँगा मैं डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन लूँगा मैं वो क्या ले लूँगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ले लूँगा। तो परपेंडिकुलर तो एक ही डायरेक्शन होगी ना, ये तो एक यूनिक डायरेक्शन होगी। लेकिन यहाँ पे किसके परपेंडिकुलर लेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर लेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ परपेंडिकुलर लेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ परपेंडिकुलर लेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई एक यूनिक डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए किसी भी जिग जैग एरिया को हम क्या नहीं मान सकते, वेक्टर क्वांटिटी नहीं मान सकते। लेकिन अगर कोई प्लेन एरिया है तो वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको हम क्या मान सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं। अब अगर कोई जिग जैग एरिया है, प्लेन एरिया नहीं है, तो उसमें कैसे क्या चेंज करेंगे उसके अंदर, देखो उसमें हम क्या कर लेंगे, उस पूरे एरिया को, उस पूरे जिग जैग एरिया को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देंगे। ये छोटा सा एरिया है, दिस इज
दिस इज एन इनफाइनेटिसिमली स्मॉल, दिस इज एन इनफाइनेटिसिमली स्मॉल एरिया। तो बिल्कुल छोटा सा एरिया लिया मैंने। अब इस छोटे से एरिया की जो प्लेन है, भाई छोटा सा जो एरिया है वो तो प्लेन मान सकता हूँ ना मैं, तो इस छोटे से एरिया की, दिस इज इनफाइनेटिसिमली स्मॉल एरिया, इस छोटे से एरिया की जो प्लेन है उस प्लेन के नॉर्मल क्या ले लेंगे, उस छोटे से एरिया की डायरेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा अगर एरिया है, कितना छोटा, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल, उस एरिया को मैं वेक्टर क्वांटिटी मान सकता हूँ, चाहे वो छोटा सा एरिया किसी जिगजैग सरफेस का पार्ट हो, चाहे वो छोटा सा एरिया किसी प्लेन सरफेस का पार्ट हो। तो स्मॉल एरिया इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। स्मॉल एरिया, कितना स्मॉल, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल एरिया इज ऑलवेज एन वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इसमें डायरेक्शन कैसे लेते हैं एरिया की, एरिया की डायरेक्शन हमेशा लेते हैं जो उसकी प्लेन होती है, एरिया की जो प्लेन है उस प्लेन के नॉर्मल, उस प्लेन के क्या लेते हैं, नॉर्मल। तो यहाँ पे ये जो एरिया था इसकी मैंने डायरेक्शन क्या ली हुई है, दिस इज एन कैप वेक्टर, एन कैप वेक्टर, दिस इज एन कैप वेक्टर क्या यहाँ पे, दिस इज ए यूनिट वेक्टर विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी इस एरिया की। अगर मैं इस केस में जो एंगल है एरिया की डायरेक्शन के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल की बात करूं तो एंगल कितना है यहाँ पे, इस केस में जो थीटा है, जो एंगल है वो है 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री है, जब थीटा 0 डिग्री है तब उस केस में इस एरिया में से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी कि नहीं होंगी। जब इसको ऐसे रखेंगे इसके परपेंडिकुलर तो इसमें से मैक्सिमम लाइनें पास होंगी। अगर आप इसको ऐसे चेंज करते जाओगे, इसके ओरिएंटेशन को चेंज करते जाओगे तो नंबर ऑफ लाइंस जो इसमें से पास होंगी वो चेंज होती जाएंगी, और जब ये इस तरीके से रखा जाएगा तो इसमें से कोई भी लाइन पास नहीं होगी। तो इस ओरिएंटेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो जो फ्लक्स होंगी इस एरिया में से वो फ्लक्स किसके बराबर होंगी, वो मैक्सिमम फ्लक्स इसमें से पास होंगी। तो फ्लक्स क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। अगर मैं इस ओरिएंटेशन की बात करूं तो इस ओरिएंटेशन में जो एंगल है एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। तो जब एंगल थीटा 90 डिग्री होगा उस टाइम पे एरिया में से कितनी फ्लक्स पास होंगी, 0 फ्लक्स पास होंगी। कितनी फ्लक्स पास होंगी, 0 फ्लक्स पास होंगी। अब देखो यहाँ पे इन दोनों ऑब्जर्वेशन से, ये जो दोनों ऑब्जर्वेशन हैं कि जब थीटा 0 होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होंगी और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स 0 होंगी। इन दोनों ऑब्जर्वेशन से we can conclude that the flux are directly proportional to cos theta, are directly proportional to cos theta, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दिस इज मैक्सिमम। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी उस टाइम पे cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं दोनों ऑब्जर्वेशन से कि जो फ्लक्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा के। अब तीनों पॉइंट को एक कलेक्टिव वे में अगर कंबाइंड कर दें तो जो फ्लक्स हैं किसी भी एरिया में से, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिएंटेशन और cos थीटा। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वल का साइन लगाएंगे और कांस्टेंट हम लेते हैं यहाँ पे 1। तो कांस्टेंट क्या ले लेंगे, 1। ये बन जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब देखो अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर। ठीक है, अब दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उससे जो हमें मिलेगा, मल्टीप्लाई के बाद जो मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट के बाद मिलेगा वो क्या होता है, स्केलर। तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसको वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था, ये तो कोई एक प्लेन एरिया मैंने लिया था, यहाँ पे मैंने कैसा एरिया लिया था, प्लेन। अगर एरिया प्लेन नहीं है, अगर एरिया प्लेन नहीं है, अगर जिग जैग एरिया है, देखो अगर कोई भी जिग जैग एरिया है, ये कोई भी जिग जैग एरिया है, इस एरिया में से फ्लक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एक यूनिक डायरेक्शन नहीं बनती, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देंगे, और उन छोटे छोटे एरियाज में ये है आपका इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरिया, और ये इसका हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। ऐसे इसमें बहुत सारे एरिया ले लेंगे। अब मान लो इस एरिया को मैंने रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे इसके ऊपर क्या करेंगे, छोटे छोटे एरियाज ले लेंगे। जैसे एक एरिया मैंने यहाँ पे ले लिया छोटा सा ऐसे, तो इस स्मॉल एरिया का जो वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, है ना, दिस इज एन कैप, डायरेक्शन ऑफ दिस स्मॉल एरिया, दिस इज एन कैप, दिस इज डायरेक्शन ऑफ दिस स्मॉल एरिया। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा दोनों के बीच में। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा एंगल दोनों के बीच में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स लूँगा, जिनको मैं वेक्टर क्वांटिटी मानूंगा, उन सभी की डायरेक्शन अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो सभी एरिया के लिए, अगर मैं यहाँ पे एरिया लेता हूँ तो उसमें डायरेक्शन कुछ और होगी, यहाँ पे लेता हूँ तो डायरेक्शन कुछ और होगी। तो इसके ऊपर जो भी मैं स्मॉल एरियाज लूँगा, उन सभी के ऊपर थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अगर एरिया आपका प्लेन नहीं है, अगर एरिया आपका कैसा है, कोई जिग जैग एरिया है, तो उस केस में हम टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, उस केस में टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन की। वहाँ पे देखो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, वहाँ फ्लक्स निकालेंगे ई, और इस एरिया की जगह क्या ले लेंगे, स्मॉल एरिया, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरिया, और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस तरीके से फ्लक्स निकाल लेंगे इंटीग्रेशन करके। अगर एरिया कैसा है, प्लेन एरिया नहीं है, अगर प्लेन एरिया नहीं है तो इंटीग्रेशन करो। अगर एरिया प्लेन है तो चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, फिर आप ये सीधा फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये आपका हर जगह वैलिड है, ये तो हर जगह वैलिड है, चाहे एरिया प्लेन हो या जिग जैग हो। लेकिन ये जो फार्मूला है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर प्लेन एरिया, प्लेन एरिया, ये सिर्फ प्लेन एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जैसे मैंने एक एरिया लिया था, ठीक है, जो प्लेन एरिया नहीं था, अगर ये जो एरिया है जिसमें से हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, ये जो एरिया है जिसमें से हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, अगर ये एरिया कोई क्लोज एरिया है, जैसे कोई सफ़ियर हो गया या कोई सिलेंडर हो गया, ठीक है, अगर कोई सिलेंडर क्लोज सिलेंडर हो गया, तो अगर ये एरिया आपका क्लोज है तो क्लोज एरिया के लिए यहाँ पे एक सर्कल का साइन लगा देंगे। ये जो सर्कल है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्लक्स निकाल रहे हो आप वो किस एरिया में से निकाल रहे हो, क्लोज एरिया में से निकाल रहे हो। तो दिस सर्कल इंडिकेट दैट दिस फ्लक्स आर कैलकुलेटेड ओवर ए क्लोज एरिया। ठीक है, तो क्लोज एरिया अगर गिवन है तो यहाँ पे सर्कल का साइन यूज करेंगे। तो ये था मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ये हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ये सिर्फ प्लेन एरिया पे अप्लाई कर सकते हो, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।